सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर 21 अक्टूबर पे हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है उसको डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। चलिए, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आज के जो एरियाज हैं जो डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। सो आज हम डिस्कशन करेंगे बाइफेशियल सोलर सेल के बारे में, देन कोल के बारे में डिस्कशन हमारा होने वाला है। यहाँ पर एक पर्सनैलिटी को लेकर क्वेश्चन हमारा होगा। गीता गोपीनाथ के बारे में डिस्कशन करेंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा। पोल्यूशन लिंक फर्टैलिटीज के बारे में जानेंगे। देन एक क्वाड को लेकर क्वेश्चन रहने वाला है हमारा। लेंसेट रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। सॉलिडेरिटी ट्रायल्स के ऊपर 2 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे। एंड फाइनली फिशिंग को लेकर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट इज अवेलेबल ऑन exam.netmock.com, वहाँ पर जाकर इसे आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। यहाँ पर कितना स्कोर आप करने वाले हैं, जो कट ऑफ रखी गई है दैट इज ऑफ 6, तो आपको 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। वैसे आप चाहें तो कोई भी यहाँ पर अपना स्कोर जो है टारगेट के तौर पे सेट कर सकते हैं, चाहे वो 6 से ज़्यादा हो या कम। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट बाइफेशियल सोलर सेल। तो बाइफेशियल सोलर सेल के बारे में पूछा गया कि बताएं यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो वन बाय वन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। दे कैन हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द पैनल, तो दोनों साइड से एनर्जी को वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। दे कैन इंक्रीज द पावर आउटपुट बाय 10 to 20%, तो पावर आउटपुट इससे इंक्रीज हो सकता है। और दे आर ऑल्सो इकोनॉमिकल इन नेचर, तो काफ़ी सस्ते हैं, काफ़ी किफ़ायती हैं। 10 सेकंड का टाइम जो है यहाँ पर मैं आपका शुरू कर देता हूँ। सोचिए आप इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, देखिए वैसे यहाँ पर बाई से ही आपको समझ में आ गया होगा, बाई मीन्स टू। सो मीन्स दोनों साइड से कुछ ना कुछ चीज इसके द्वारा करी जा रही होगी। जब हम सोलर सेल्स की बात करते हैं, सो ऑफ कोर्स दे आर एसोसिएटेड विद हार्वेस्टिंग द सोलर एनर्जी। सो यस, दे कैन हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ द पैनल। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, बिकॉज दे आर हार्वेस्टिंग एनर्जी फ्रॉम बोथ द साइड्स। सो डेफिनेटली एफिशिएंसी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो 10 to 20% बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन दे आर नॉट इकोनॉमिकल, बिकॉज उनकी यूटिलिटी इस तरीके से है कि वो डबल साइड से काम कर सकते हैं। और ऐसी चीजें जो है अभी उतनी ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है। यहाँ पे हम कॉमन सेंस को यूज करते हुए थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ये चीज बताई जा सकती है कि अगर एक सोलर सेल है जो एक साइड से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एक जो दोनों साइड से ये एनर्जी जो है उसको हार्वेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर इसकी कीमत जो होगी वो इससे ज्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट। और जैसे ही आप थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते तो डी को आप एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट वेरियस स्टेटमेंट्स, और आपसे पूछा है दोनों स्टेटमेंट्स को लेकर बताएं करेक्ट क्या है। यहाँ पर कोल को लेकर है। बेसिकली इंडियन की जो कोल डिमांड है, इंडिया की जो कोल डिमांड है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो उसको पूरी तरीके से मीट करता है, हो सकता है। एंड 70% द पावर नीड्स आर मेड बाय कोल। हमारी जो 70% पावर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कोल के द्वारा पूरी करी जाती हैं। टाइम पीरियड 10 सेकंड का मैंने आपका शुरू कर दिया है। सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली कोल क्राइसिस को लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स न्यूज़ में आ रहे हैं, और उसके अंदर कुछ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रीजंस भी बताए जा रहे थे कि कोल की जो है वो कमी है। कोल माइनिंग जिस जगह पर करी जाती है वहाँ पर फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया, पानी भर गया, इस वजह से कोल माइनिंग भी नहीं करी जा रही है। और दैट्स वाई एट सर्टेन प्लेसेस जो है कुछ स्टेट्स के अंदर हमें जो पावर क्राइसिस है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करी जाए कि जो कोल है, कोल की डिमांड पूरे तरीके से हम अपनी मीट नहीं करते। एक काफ़ी बड़ा चंक जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज भी हमें देना पड़ता है। तभी यहाँ पर कोशिश करी जा रही है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही पूरे के पूरे डिमांड को केटर कर ले। लेकिन अभी कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो सिर्फ 80% डिमांड जो है हमारी वो केटर कर पाता है। बाकी की जो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो इंडिया की जो कोल डिमांड है दैट इज मेट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंप्लीटली नहीं, ये तो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है वैसे भी यहाँ पर, तो चांसेस इसके गलत होने के ज़्यादा हो जाते हैं। 70% जो पावर नीड हमारी होती है वो कोल से पूरी करी जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है। 30% के अंदर दूसरे सोर्सेज आ जाते हैं, जिसके अंदर आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आ जाते हैं। वहां से बाकी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करी जाती है। लेकिन हाँ, 70% जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी कहाँ से होती है, कोल से पूरी हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। कोल काफी ज्यादा न्यूज में है, इस वजह से क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है प्रीलिम्स और मेंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्सनालिटी को लेकर है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं पर्सनालिटी को लेकर, रात को ही आर्टिकल आया था इस चीज के ऊपर। तो यहाँ पर पूछा है, गीता गोपीनाथ वाज द सेकंड फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। तो गीता गोपीनाथ जो है वो सेकंड चीफ इकोनॉमिस्ट है IMF के, फीमेल। शी हैज बीन अ प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं। सोचिए इसके बारे में, 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अभी बात करी जा रही थी कि IMF के
जो पोजीशन है वहां से हटकर वो दोबारा से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जाएंगे और न्यू यहाँ पर एक चीफ इकोनॉमिस्ट को रखा जाएगा। सो गीता गोपीनाथ वाज नॉट द सेकंड बट द फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और ये चीज भी बता दूं कि ये जो पोजीशन इन्होंने हेल्ड करी थी रघुराम राजन के बाद, वो दूसरी इंडियन थी जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया था। ठीक है, शी हैज बीन ए प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही वो प्रोफेसर थे, वहां से ही लीव लेकर आईएमएफ की पोजीशन को उन्होंने होल्ड किया, वापस से दोबारा से वो यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं। खैर, आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। पूछा गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बताएं करेक्ट क्या है। सो इंडिया के 24 आवर मीन पार्टिकुलेट मैटर 10 टारगेट्स जो हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। डब्ल्यूएचओ के 24 आवर्स मीन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के जो टारगेट्स हैं वो इंडिया से ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। तो जल्दी से मुझे बताएं यहाँ पर किसके टारगेट्स PM10 और PM2.5 को लेकर ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। फिर मैं आपको एक मैप भी दिखाने वाला हूँ, वहां से फिर आपको समझ में आएगा इंडिया के टारगेट्स और डब्ल्यूएचओ के टारगेट्स के बारे में, बिकॉज रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने अपने टारगेट्स को रिवाइज किए। अगर हम बात करें डब्ल्यूएचओ के जो टारगेट्स हैं, जो 24 आवर्स मीन के हों या फिर वो एनुअल टारगेट्स हों, दे आर स्ट्रिंजेंट देन इंडिया। देखिए, इसी वजह से इंडिया के 24 आवर्स मीन टारगेट डब्ल्यूएचओ से स्ट्रिंजेंट नहीं हो सकते। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बी आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन समझने वाली चीज यहां पर है, देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे ये 2005 के टारगेट थे जो आपको कलर कोडेड तरीके से दिखा रखा है, जिसमें PM2.5 एनुअल मीन 10 का दिया था और 24 आवर मीन 25 का, 25-50 के टारगेट्स यहां पर दिए थे। इंडिया के जो टारगेट्स हैं वो डब्ल्यूएचओ के 2005 के टारगेट से भी काफी ज्यादा है। और अगर आप रीसेंट टारगेट्स देखेंगे डब्ल्यूएचओ के, वो उन्होंने काफी कम कर दिए हैं। 50% कर दिया है PM2.5 को, 60% के आसपास कर दिया आपका 24 आवर मीन्स को, 25 से 15 कर दिया, 50 से 45 कर दिया। ठीक है, तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो 2005 के कंपैरिजन में भी काफी ज्यादा है और अभी 2021 के टारगेट्स के कंपैरिजन में तो हमारे टारगेट्स और भी ज्यादा हो जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि पूछ रहा है पुट द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन लिंक फर्टालिटीज इन 2019। 2019 के अंदर पोल्यूशन की वजह से जो डेथ हुई है आपको बताना है वो सबसे ज्यादा किस कंट्री के अंदर हुई है। देन आपको एक रैंकिंग करनी है यहाँ पर हाईएस्ट टू लोएस्ट डेथ्स के अंदर। चाइना, इंडिया, ब्राजील, रशिया का नाम दिया है। 10 सेकंड में आपके शुरू कर देता हूं। सोचिए, अगर आप देखेंगे पहला ऑप्शन तो 2 ही लिखा है, इट मींस बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा जो डेथ्स हुई हैं वो इंडिया के अंदर हुई हैं, तो इंडिया यहाँ पर पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर आपको देखना है कि दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पे कौन होगा। तो एक बार मैं आपको मैप दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम 2019 का एक डायग्राम देखें तो इसके हिसाब से इंडिया जो है यहाँ पर चाइना को इसने पिछले कुछ सालों में क्रॉस किया है और अभी इंडिया के अंदर नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देन अगर आप देखेंगे सेकंड नंबर पे आपका चाइना आता है, देन आपका क्या है साउथ अफ्रीका जो हमारे ऑप्शन में नहीं था, फिर आता है आपका रशिया और फिर आता है आपका ब्राजील। तो इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील आपकी ब्रिक्स की कंट्रीज का यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है और यहाँ पर इंडिया पहले नंबर पे, फिर चाइना, मतलब 2 के बाद आएगा 1। तो ये दोनों ऑप्शन तो आप हटा ही दीजिए। फिर आएगा रशिया मींस 4 एंड देन ब्राजील मींस 3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं, यहाँ पर जो हमने डेथ्स देखी हैं 2.5 PM को यहाँ पर एट्रीब्यूट करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, उससे पहले आपका मिशन यूपीएससी 2022 कोर्स जो है इसको आप exam.network.com पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा एंड यू कैन ऑल्सो यूज द फेस्टिवल कूपन कोड। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज टॉकिंग अबाउट here. So which of the following countries have decided to launch quadrilateral economic forum? तो एक क्वाड इकोनॉमिक फोरम बनाने के लिए कौन कौन सी कंट्रीज अभी सामने आई हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। बताएं, यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। क्वाड के अंदर, क्वाड इकोनॉमिक फोरम के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? रिसेंटली 4 कंट्रीज जो है उन्होंने सोचा और वैसे भी क्वाड से यही चीज समझ में आती है कि 4 कंट्रीज होंगी कि एक इकोनॉमिक फोरम जो है उसे बनाना चाहिए। और ये जो इकोनॉमिक फोरम है ये ईस्टर्न साइड की जगह पर नहीं है, वेस्टर्न साइड की जगह पर है। मतलब अगर इंडिया यहाँ पर लोकेट करता है, आप वेस्ट में देखेंगे तो आपको ये सारी कंट्रीज दिखेंगी जिसमें आपकी यूएई हो गई, इजराइल हो गई और फाइनली यूएस, ये सभी शामिल है। सो इट इज नॉट द कन्वेंशनल क्वाड जिसके अंदर आपको जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलता है, इट इज द न्यू क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम जिसके अंदर यूएस और इंडिया तो है ही, लेकिन 2 नई कंट्रीज इजराइल और यूएई की बात यहाँ पर करी जा रही। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। इन्होंने अभी बैक टू बैक कुछ मीटिंग्स करी थी जहां पर इस तरीके के फोरम को बनाने की बात करी गई है।
लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लेंसेट रिपोर्ट के बारे में है। लेंसेट रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब लैंसेट रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि एक्सट्रीम इवेंट जो होते हैं, हीट इवेंट जो होते हैं, वो प्रोडक्टिविटी जो है एम्प्लॉइज की उसको कम कर देते हैं, और इंडिया के अंदर ऐसे ही वल्नरेबिलिटी जो है वो 1990 के कंपैरिजन में 15% बढ़ गई है। सोचिए 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। कुछ दिन पहले भी ऐसी एक न्यूज आई थी जिसमें बताया था कि जो हीट डेज है, नंबर ऑफ हीट डेज जिसमें गर्मी काफी ज्यादा होती है, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? वर्क फोर्स को, क्योंकि गर्मी के अंदर और एक्सट्रीम हीट के अंदर काम करने में परेशानी होती है, और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है वो भी कम होती है। और अगर आप उस प्रोडक्टिविटी को मैन आवर्स के अंदर या मैन डेज के अंदर कन्वर्ट करके उसको एक वैल्यू में कन्वर्ट करें, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान जो है वो हर साल हमें देखने को मिलता है। सो एक्सट्रीम इवेंट्स की बात करें, हीट इवेंट्स की बात करें, सो यस दे आर डैमेजिंग द प्रोडक्टिविटी, दैट इज सर्टनली ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, बट एट द सेम टाइम इफ यू कंपेयर द नंबर ऑफ हीट डेज टुडे और एटलीस्ट इन 2021 और 2020 एज कंपेयर टू 1919, तो यहाँ पर 15% जो है नंबर आपको ज्यादा होता दिखाई देगा, एटलीस्ट इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी विल बी द करेक्ट आंसर है। चलते हैं यहाँ पर हीट डेज से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 सॉलिडेरिटी ट्रायल्स को लेकर है कोविड-19 वैक्सीन के लिए। ये किसके द्वारा प्रपोज किए गए? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या इंडिया ने प्रपोज किया है, यूएस ने, चाइना ने, या फिर नन ऑफ द अबव? सॉलिडेरिटी ट्रायल्स को कराने के पीछे काफी बड़ा रीजन है जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जानेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर ना ही इंडिया ने, ना ही यूएस ने, ना ही चाइना ने, रादर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बात कर रहा है, डब्ल्यूएचओ इसके लिए बात कर रहा है कि सॉलिडेरिटी ट्रायल्स जो है वो होने चाहिए। अब इससे फायदा क्या होगा वो देख लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी फाइन कॉन्सेप्ट। यूजुअली अगर आपको याद हो, स्पुतनिक वैक्सीन जब आई थी, आई आस्क वन ऑफ माई फ्रेंड कि वाई आर यू गोइंग फॉर दिस इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सम अदर वैक्सीन, तो उसने यही चीज कही, और काफी सारे लोगों का यही कहना था कि जो आपकी फॉरेन वैक्सीन हैं, वी आर नॉट सो श्योर कि वो इंडियंस के ऊपर किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि उसके ट्रायल्स जो हैं वो तो विदेशी जो जो दूसरे देश है वहां पर रहने वाले लोगों में हुए हैं, फॉरेनर्स के ऊपर हुए हैं। सो वी आर नॉट सो श्योर कि उसके जो इम्पैक्ट्स होंगे और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसकी जो एफिकेसी होगी वो भारतीय के ऊपर कैसी होगी। ठीक है, चलिए यहाँ तो आंसर डी हो जाएगा। अभी इसके बारे में कुछ और चीजें समझते हैं। सॉलिडेरिटी ट्रायल्स को लेकर पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉलिडेरिटी ट्रायल्स। कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट कहती है वैक्सीन इज इन द अर्ली स्टेज विल बी यूटिलाइज फॉर दिस। तो जो वैक्सीन अभी अर्ली स्टेज के अंदर है उसका इस्तेमाल इसमें किया जाएगा, एंड ये क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर डाइवर्सिटी को लेकर आएगी। अब सोचिए यहाँ पर सॉलिडेरिटी से आपको क्या समझ में आता है। कुछ हिंट तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के आंसर में ही दे दिया था। लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाते हैं। चलिए, जो वैक्सीन अर्ली और मिडिल स्टेजेस के अंदर है, ठीक है, ट्रायल्स की, उनको यहां पर इस सॉलिडेरिटी ट्रायल के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, और यहां पर अलग अलग एथनिसिटी के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग कंट्रीज के लोगों को पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, ताकि एक ग्लोबल वैक्सीन बनाई जा सके जो अक्रॉस द ज्योग्राफीज काम कर सके। होता क्या है, एक कंट्री एक वैक्सीन बनाती है, उनकी कंट्री के लोगों के ऊपर तो वो बहुत अच्छे से काम करती है, फिर बाकी कंट्रीज उसको इंपोर्ट करना शुरू करती है, और जब वो दूसरी कंट्री के अंदर जाती है वहां पर उसके रिजल्ट नहीं निकल कर आते सही तरीके से, मीन्स उसकी एफिकेसी कम हो जाती है, मीन्स द एफिकेसी गोज डाउन। तो कहीं ना कहीं उस वैक्सीन का भी जो नाम है वो खराब होता है, उसकी रेपुटेशन भी खराब होती है। तो यहां पर इसी वजह से ट्रायल किए जा रहे हैं कि एक ऐसी वैक्सीन बनाए जो कि कहीं ना कहीं ज्योग्राफी या एथनिसिटी से कन्फाइन ना करती हो। अगर एक देश के लोगों के ऊपर उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो दूसरे देश में जब उसको एक्सपोर्ट किया जाता है वहां पर भी उसके रिजल्ट बेहतर निकल कर आने चाहिए। तो यस, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हमारी जो है ठीक हो जाती है। इससे डाइवर्सिटी जो है, जो आपका बेसिकली नंबर ऑफ लोग पार्टिसिपेट करते हैं आपके ट्रायल्स के अंदर, वो भी यहाँ पर अलग अलग जगह से आएंगे और यहाँ पर बेटर रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। करेक्ट आंसर इज सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बात कर रहा है दो स्टेटमेंट को देखे कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फिशरी सब्सिडी जो है ये ग्लोबल फिश मार्केट के अंदर डिस्टोर्शन क्रिएट करती है, और यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनका ये मानना है और उनका ये कहना है, और प्रॉब्लली इसी वजह से वो शायद मना भी कर रहे हैं। चाइनीज आर ओवर फिशिंग वाइल यूरोपियन कंट्रीज आर नॉट डूइंग सो। तो 10 सेकंड आपके पास है, सोचिए। फिशिंग को लेकर एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर के अंदर। देखिए, सब्सिडीज डिस्टोर्शन तो क्रिएट करती है, ये तो हमें पता है, ठीक है। हमारे पास एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स जैसे ये बॉक्सेस क्रिएट किए हुए हैं हमने, और यहां से पता चलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कितना डिस्टोर्शन हो रहा है। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि यस, दीज एरियाज और एटलीस्ट सब्सिडीज जो है वो क्रिएट करती हैं लॉट ऑफ डिस्टोर्शन। बट ये प्रपोज किया गया है किसके द्वारा?
डेवलप कंट्रीज के द्वारा, ना कि डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा, बिकॉज डेवलप कंट्रीज जो है वो चाह रही हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज इस तरीके की सब्सिडी को देना बंद करें। सो यहां तक तो स्टेटमेंट ठीक थी, फिशरी सब्सिडीज जो है वो डिस्टोर्शन क्रिएट करती है, लेकिन इट इज अ प्रपोजिशन ऑफ डेवलप कंट्रीज, ना कि डेवलपिंग कंट्रीज, बिकॉज एनीवेज डेवलपिंग कंट्रीज वांट टू कीप ऑन गिविंग द सब्सिडीज जो कि डेवलप कंट्रीज नहीं चाहती है। ठीक है, अगर बात करी जाए कि चाइनीज ओवरफिश कर रहे हैं, चाइनीज को तो जाना ही जाता है इस चीज के लिए कि पूरा साउथ चाइना सी क्या, उसके अलावा भी आसपास का जो रीजन है, इवन दूर दराज के एरिया में भी, इक्वाडोर तक ये लोग चले जाते हैं ओवरफिशिंग करने के लिए। लेकिन बात करी जाए अगर यूरोपियंस की, वो भी दे आर नॉट फार बिहाइंड, दे आर ऑल्सो इंडल्ज्ड इन ओवरफिशिंग, वो भी ओवरफिशिंग कर रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर गलत हो जाती है, करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है, चलिए यहाँ पर जल्दी से पूरा लेक्चर जो है मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ 2 मिनट के अंदर, और उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे अपने प्रीलिम्स और मेंस क्वेश्चन के लिए। 2 मिनट की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जरूरी है, लेकिन इट इज गोइंग टू बी द एक्टिव रिविजन, ये एक्टिव रिविजन रहने वाली है। मीन्स यू गाइज आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, और जो भी स्क्रीन आपके सामने है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने है, उसको लेकर जो भी पॉइंट्स अपने आज डिस्कस करें वो आप रिकॉल करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। जल्दी से बताएं, बाइफेशियल सोलर सेल की जो एफिकेसी है और एफिशिएंसी है वो जो मोनोसोलर होते हैं, मोनोफेशियल होते हैं, उनसे ज्यादा होगी या कम होगी? मैं कहता हूं ज्यादा होगी। व्हाट डू यू थिंक, यस और नो, बताइएगा। यहाँ पे 10 to 20% एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की बात करी गई है, बट दे आर नॉट इनएक्सपेंसिव, रादर दे आर एक्सपेंसिव, इकोनॉमिकल नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर हमने डिस्कशन किया था कोल को लेकर, तो कोल कितना परसेंट हमारा जो टोटल पावर सप्लाई उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, बताइए मुझे। टोटल प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर नहीं होता है, हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है। हालांकि राइट नाउ गवर्नमेंट इज पुशिंग कोल इंडिया लिमिटेड कि भाई आप 80% तक प्रोवाइड कर रहे हो तो 100% प्रोवाइड करने की कोशिश करें। 70% पावर नीड्स जो है वो कोल एरिया से हमारी मीट करी जाती है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिएगा, रिकॉल जरूर करते रहिएगा। देन हमने डिस्कशन किया था गीता गोपीनाथ के बारे में, सेकंड फीमेल नहीं है, फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ है, और रघुराम राजन के बाद दूसरी इंडियन है, अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, ध्यान रखिएगा। फिर हमने यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन किया था, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि डब्ल्यूएचओ को लेकर था। डब्ल्यूएचओ में हमने ये देखा कि हमारे जो टारगेट्स थे और जो यहाँ पर इंडिया के, बेसिकली डब्ल्यूएचओ और इंडिया के जो टारगेट्स है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हमारे टारगेट्स काफी हाई सेट करे गए। ऑफकोर्स वो कंट्री स्पेसिफिक हैं और कंट्री को ध्यान में रखकर ही करे गए जो हम अचीव कर सकते हैं। बाकी जो डब्ल्यूएचओ के टारगेट्स हैं वो काफी स्ट्रिंजेंट है। फिर हमने देखा यहाँ पे पोल्यूशन लिंक फर्टालिटीज जो कि PM 2.5 से रिलेट करती है, उसके अंदर हमने नंबर ऑफ डेथ्स जो थी वो भी देखी, इंडिया, चाइना, उसके बाद रशिया का नंबर था, और फिर ब्राजील का नंबर था, ध्यान रखिएगा। फिर हमने यहाँ से आगे बढ़ते हुए जो है आपको मिशन यूपीएससी 2022 के बारे में बताया, फेस्टिवल कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के हम क्वाड इकोनॉमिक फोरम के बारे में डिस्कशन किया, कौन कौन सी 4 कंट्रीज हैं कमेंट सेक्शन में बताएं यहाँ पर। तो यूएस, इंडिया जो वैसे कोड के अंदर है वो कंट्रीज तो है ही है, लेकिन इजराइल, यूएई भी इसमें शामिल हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन हुआ था लेंसेंट रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट क्या कहती है कि हीट जो है, नंबर ऑफ हीट डेज बढ़ रहे हैं, हीट जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, और 15% वल्नरेबल अब हम और ज्यादा हो चुके हैं। इवन किसान भी काफी बार तो अपने खेतों में नहीं जाते हैं, ये भी रिपोर्ट ने मेंशन किया था, बिकॉज हीट काफी ज्यादा होती है कुछ स्पेसिफिक डेज के अंदर। सॉलिडेरिटी ट्रायल्स किसने प्रपोज करे हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, और इससे फायदा क्या होने वाला है। देखिए ट्रायल्स प्रपोज करे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। फायदा ये होगा कि जो आपके ट्रायल के सब्जेक्ट्स होंगे वो अलग अलग एथनिसिटी, कल्चर, कंट्री से आएंगे, और इसी वजह से बेटर रिजल्ट्स जो है वो आपको मिल सकते हैं। आउटकम जो है वो ज्यादा एफिशिएंट और उसकी एफिकेसी, एक्यूरेसी जो होगी वो ज्यादा होगी। फाइनली लास्ट में हमारा जो डिस्कशन है वो हुआ था फिशरीज को लेकर। फिशरी सब्सिडी जो है डिस्टोर्शन क्रिएट करती है, यस डिस्टोर्शन तो क्रिएट होता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये ध्यान रखेगा दिस इज अ प्रोपोजिशन गिवन बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, नॉट द डेवलपिंग कंट्रीज। ओवर फिशिंग कर कौन कौन रहा है? चाइनीज कर रहे हैं, पैसिफिक ओशन के अंदर काफी सारे आइलैंड्स हैं वो भी कर रहे हैं, और यूरोपियन कंट्रीज भी यहाँ पर कर रही है। इंडिया ऑफ कोर्स चाहता है कि ये डिस्टोर्शन बंद हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी चाहता है कि ओवर फिशिंग जो है वो भी यहाँ पर रुकनी चाहिए। चलिए 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, और जल्दी से पहले तो आप मुझे अपने मार्क्स बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया है? कट ऑफ 6 की थी, लेकिन 6 से कम भी किया तो भी कोई बात नहीं, ये चलेगा। रीजन अब यहाँ पे 1 मार्क में और भी कम कर रहा हूँ, बिकॉज नाउ द डिफिकल्टी लेवल जो क्वेश्चन का वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर कट ऑफ जो है उसको भी 6 से 5 कर दिया है। तो अगर आपने 5 या 5 से ज्यादा भी स्कोर किया देन यू आर थ्रू। यहाँ पर प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है, ईरान का बॉर्डर किस किस को टच करता है? लास्ट टाइम ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, मतलब हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर। ये कंट्रीज के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेंस का क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है, डेवलप कंट्रीज आर टारगेटिंग द सब्सिडीज गिवन बाय डेवलपिंग कंट्रीज इन द फिशरी सेक्टर। इससे जो हमारा मरीन सेक्टर है, मरीन इकोनॉमी, वो एडवर्सली इंपैक्ट होगी कैसे, ये आपको बताना है। इसका आंसर मेंस के ग्रुप में आप राइटिंग फॉर्मेट में डाल सकते हैं, और जो इंटरव्यू ग्रुप है
वहां पर आपको 30 to 60 सेकंड्स के अंदर इसका रिकॉर्डेड आंसर जो है वो सबमिट करना है। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।